आइए जानते हैं आज के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। उससे पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। गडकरी बोले, नई पीढ़ी को जिम्मेदारी देने का समय अब पहले जितना काम नहीं कर सकता। दिल्ली में स्वाइन फ्लू के 2300 से ज्यादा मामले, सीएम ने बुलाई इमरजेंसी मीटिंग। सीजेपी की नई टीम का ऐलान, किसे मिली कौन सी जिम्मेदारी, देखें पूरी लिस्ट। इस हफ्ते किन जगहों पर होगी जमकर बारिश, निकलने से पहले जाने 25 से 31 अगस्त के मौसम का हाल। ईरान का साथ देने पर ट्रंप का एक्शन, भारत स्थित 4 कंपनियां ब्लैकलिस्ट। मक्का रक्षा समझौते में क्या होने वाली है ईरान की एंट्री। ट्रंप को बिना तेल के कारें चलाते देखना चाहूंगा, कनाडा किस तरह अमेरिका को नुकसान पहुंचा सकता है। सोना 190 रुपए बढ़कर 1.62 लाख पर पहुंचा, चांदी 1945 सस्ती होकर 2.43 लाख पर आई। जॉनी लीवर की बेटी की शादी की खबरें फेक, गोविंदा के बेटे के साथ एआई वीडियो वायरल। वैभव सूर्यवंशी ने 4 गेंद में 2 विकेट लिए, दिलीप ट्रॉफी में ईस्ट जोन की तरफ से गेंदबाजी की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की जिम्मेदारी नई पीढ़ी के हाथों में सौंपने वाले बयान पर मंगलवार को सफाई आई। गडकरी के ऑफिस ने कहा, उन्होंने अपने ट्रस्ट से जुड़े सामाजिक कार्यों की जिम्मेदारी नई पीढ़ी को सौंपने की बात कही थी। ऑफिस ने कहा कि उनके बयान का राजनीति से कोई संबंध नहीं है। दरअसल गडकरी के इस बयान को उनके राजनीति से रिटायरमेंट लेने से जोड़ दिया था। गडकरी का यह बयान 23 अगस्त का है। उन्होंने पुणे में कहा था, अब ज्यादा काम नहीं कर सकता, जब कर सकता था तब किया। नई पीढ़ी को जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। नितिन 37 साल से ज्यादा राजनीति में है। पिछले 12 साल से मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। इनके पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री पंकज कुमार सिंह ने मंगलवार को कहा कि राजधानी में स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आपात समीक्षा बैठक बुलाई है। समाचार एजेंसी के मुताबिक पंकज कुमार सिंह ने कहा कि दिल्ली में इस साल अब तक इन्फ्लुएंजा के करीब 3000 मामले सामने आए हैं, जिनमें 2308 मामले H1N1 यानी स्वाइन फ्लू के हैं। उन्होंने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है और अस्पतालों में डॉक्टरों और दवाओं की पर्याप्त व्यवस्था है। पंकज सिंह ने स्वास्थ्य विभाग, एमसीडी, एनडीएमसी और दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड के वरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा, डॉक्टरों, कर्मचारियों या दवाओं की कोई कमी नहीं है। मुख्यमंत्री ने आपात समीक्षा बैठक बुलाई है। मैं भरोसा दिलाता हूं कि कोई समस्या नहीं है और सब कुछ नियंत्रण में है। कॉकरोच जनता पार्टी ने मंगलवार को संगठन के विस्तार का ऐलान किया है। इसके तहत पार्टी ने एक संगठन संयुक्त सचिव, 2 राष्ट्र प्रवक्ता और उत्तर पश्चिम और पूर्वी जोन के लिए समितियां नियुक्त की हैं। पार्टी का कहना है कि नई टीमें उसके संगठनात्मक नेटवर्क को मजबूत करेंगी, स्थानीय नेतृत्व तैयार करेंगे, गतिविधियों में तालमेल बैठाएंगी और जमीनी स्तर पर पार्टी के काम को आगे बढ़ाएंगी। इस कड़ी में रेखा शर्मा, अध्यक्ष शिंदे, प्रेम आकाश, अनाम उज्जमा और बालकृष्ण शुक्ला को संगठन संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। सुधीर संगवान और सिद्धांत भारद्वाज को राष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया है। अगर आप इस हफ्ते घूमने का प्लान बना रहे हैं तो ट्रिप पर निकलने से पहले मौसम का हाल जरूर जान ले। अगस्त के आखिरी हफ्ते में देश के कई हिस्सों में बारिश का दौर जारी है और भारत मौसम विज्ञान विभाग ने कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान जताया है। खासतौर पर पहाड़ी और नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में बारिश के साथ भूस्खलन और अचानक बाढ़ का खतरा भी बना हुआ है। वहीं कुछ राज्यों में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। ऐसे में अगर आप पहाड़ों, समुद्र किनारे या बारिश वाले किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर जाने की तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ टिकट और होटल बुक करना ही काफी नहीं है। सफर से पहले मौसम का ताजा अपडेट और स्थानीय प्रशासन की एडवाइजरी जरूर चेक करें। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़े राजनीतिक तनाव के बीच ट्रंप ने तेहरान की मदद करने वाले देशों पर एक्शन लेना शुरू कर दिया है। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने ईरान को आर्थिक रूप से अलग थलग करने के लिए सोमवार को ऑपरेशन इकोनॉमिक आउटकास्ट की घोषणा की।
इसके बाद ट्रंप प्रशासन ने ईरान से पेट्रोलियम और पेट्रो रसायन उत्पादों के आयात के मामलों में भारत स्थित 4 कंपनियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाया है। यूएस ने ईरान के लिए संभावित रेवेन्यू सोर्सेस को रोकने के उद्देश्य से नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिका ने अन्य देशों से भी ईरान के साथ अपने आर्थिक संबंध खत्म करने के लिए कहा है और ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी है। विदेश विभाग ने कहा कि इस अभियान की जद में आने वाली भारत स्थित कंपनियों में कस्टम ड्यूटी ब्रोकर पोर्टिस पार्टनर्स और एलएलपी और उसके साझेदार इंद्री सामिया अशराफामिया शेख और हरीश रामचंद्र रंगी शामिल हैं। इन लोगों ने ईरान से पेट्रो रसायन उत्पादों की कई खेप के आयात में मदद की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिबंध के दायरे में आने वाली अन्य कंपनियों में सदाशिव ओवरसीज लिमिटेड, पीपी सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड और प्रकृतिस इंफ्रा इंपेक्स प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। पीपी सॉफ्टटेक के निर्देशक प्रशांत गर्ग भी कार्रवाई की जद में हैं। बयान के मुताबिक शेख, रंगी और गर्ग तीनों ही भारतीय नागरिक हैं। सदाशिव ओवरसीज ने करीब 6.9 करोड़ डॉलर मूल्य के ईरानी मूल के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया, जबकि पीपी सॉफ्टटेक और प्रकृतिस इंफ्रा ने 2.5 करोड़ डॉलर मूल्य के पेट्रोलियम उत्पादों का आयात किया। ईरान का कहना है कि मक्का रक्षा समझौते पर साइन करने वाले देशों पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की ने ईरान को आधिकारिक समझौते में शामिल होने के लिए आमंत्रित नहीं किया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकई ने सोमवार सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें मक्का समझौते में शामिल होने का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। हालांकि रीजनल सिक्योरिटी को लेकर इन देशों के साथ बातचीत के प्रस्ताव जरूर दिए गए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले लेबनानी टीवी नेटवर्क अल मायादीन ने एक अज्ञात ईरानी अधिकारी के हवाले से रिपोर्ट किया था कि ईरान को मक्का समझौते में शामिल होने का नियंत्रण मिला है और इस मामले पर विचार किया जा रहा है। ईरान के मक्का समझौते में शामिल होने के बारे में खबरों का सिलसिला 2 दिन पहले शुरू हुआ, जब ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी मोहसेन रेजई ने इस बारे में एक बयान दिया। 22 अगस्त को सरकारी न्यूज एजेंसी को दिए एक इंटरव्यू में मोहसेन रेजई ने कहा कि ईरान मक्का समझौते का हिस्सा तभी बन सकता है जब उसे समझौते का को-फाउंडर माना जाए और इसके बेसिक डॉक्यूमेंट्स तैयार करने में उसको भूमिका दी जाए। कनाडा अपना लगभग 70% सामान अमेरिका को बेचता है। अमेरिका के साथ अब छिड़े इस ट्रेड वॉर में उसके पास क्या विकल्प बचे हैं और क्या वो भी ऐसे कदम उठा सकते हैं जिससे अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचे? मेन, मिशिगन और विस्कॉन्सिन सहित अमेरिका के 26 राज्यों का कनाडा सबसे बड़ा कस्टमर है और यह अमेरिका के 50 में से 45 राज्यों में टॉप 3 कस्टमर में से एक हैं, जो यह दिखाता है कि प्रधानमंत्री मार्क कार्ने के पास इस मुकाबले में पैंतरेबाजी करने की गुंजाइश है। फिलहाल कार्ने की जवाबी रणनीति में डॉलर टू डॉलर जवाबी उपाय हैं जो स्टील, डेयरी, घरेलू उपकरण, कृषि उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक्स, लघुदी और कागज पर केंद्रित हैं। हालांकि इस लिस्ट को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है। सर्वेक्षणों से पता चला है कि अगर उनकी सरकार इससे उलट काम करती है और अमेरिका को महत्वपूर्ण रियायतें देती है तो अधिकांश कनाडाई नागरिक नाखुश होंगे। सोने की कीमतों में 25 अगस्त को बढ़त है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 190 रुपए बढ़कर 1.62 लाख रुपए हो गए हैं। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत 1945 रुपए कम होकर 2.43 लाख रुपए आ गई। इस साल सोने चांदी की कीमत में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 29,000 रुपए महंगी हो चुकी है। 31 दिसंबर 2025 को 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपए पर था, जो अब 1.62 लाख रुपए पर पहुंच गया है। जॉनी लीवर की बेटी और एक्ट्रेस जेमी लीवर ने कहा कि उनकी शादी की खबरें फर्जी है। दरअसल हाल ही में एक फर्जी एआई वीडियो वायरल हुआ था जिसमें दावा किया गया है कि जेमी और गोविंदा के बेटे यशवर्धन की शादी हो गई है। वीडियो में दोनों की शादी से जुड़े एआई विजुअल भी दिखाए गए थे, जिसके बाद जेमी ने सोमवार को वीडियो शेयर कर कहा कि मेरी शादी के लिए मुझे पता है कि बहुत सारे लोग चिंतित हैं, सोच रहे हैं हो रही है, कब हो रही है, और इसके चलते कुछ एआई फेक वीडियो बनाए गए हैं जो इंटरनेट पर सर्कुलेट हो रहे हैं। पहले मुझे काफी हंसी आई, मैंने एंजॉय किया। हम लोग कजिन्स आपस में एक दूसरे को वीडियो भेज रहे थे और हम काफी हंस रहे थे, लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बहुत सारे कॉल आने लग गए हैं और मुझे बधाई देने के लिए।
दिलीप ट्रॉफी 2026 के क्वार्टर फाइनल में 15 साल के वैभव सूर्यवंशी ने 4 बॉल में 2 विकेट ले लिए। ईस्ट जोन की ओर से खेल रहे वैभव ने नॉर्थ ईस्ट जोन की दूसरी पारी में एक ही ओवर में 2 विकेट हासिल किए। उन्होंने अपने दूसरे ओवर की दूसरी गेंद पर किशन लिंगडो और पांचवी गेंद पर इमलीवाती लेमटूर को आउट किया। वैभव ने कुल 3 ओवर गेंदबाजी की और 11 रन देकर 2 विकेट लिए। वे बैटिंग में 8 रन ही बना पाए थे। ईस्ट जोन ने इस मुकाबले में नॉर्थ ईस्ट जोन को पारी और 210 रन से हराया। अब टीम सेमीफाइनल में सेंट्रल जोन से 30 अगस्त को खेलेंगे।